अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श बिजनेस या कारोबार क्या है? वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है? वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कभी नाकाम नहीं हुआ? कुछ लोग कहेंगे कि शायद गाड़ियों का बिजनेस सबसे ज़्यादा सूदमंद है। कुछ नाजरीन शायद आईटी और सॉफ्टवेयर को बड़ा बिजनेस समझते होंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि असला साजी और फौजी साजो सामान बनाना सबसे फ़ायदेमंद बिजनेस है। और कुछ का ख्याल शायद ये होगा कि फिल्म साजी में सबसे ज़्यादा पैसा है। दोस्तों, मेरा ज़ाती ख्याल है कि दुनिया का सबसे फ़ायदेमंद प्रोडक्ट झूठ है। आप झूठ बनाते हैं, आप झूठ फैलाते हैं और फिर उसी झूठ को आप बेचते हैं। इस कारोबार को कभी ज़वाल नहीं आया। इस झूठ की बुनियाद पर आप फिर कोई सेकेंडरी या सानवी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी बुनियाद पर आप मुआशी फ़वाइद हासिल करते हैं। इन्हीं झूठों में से एक बहुत बड़ा झूठ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या साजिशी नज़रियात का है। इन थ्योरीज़ को बाकायदा तैयार किया जाता है, इनकी मार्केटिंग की जाती है, इन्हें बेचा जाता है और फिर इन्हीं की बुनियाद पर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स तैयार करके बेचे जाते हैं। आपको मिसाल से समझाने के लिए मसलन एक झूठ घड़ा जाता है कि इंसान की कुदरती जिल्द का रंग गोरा किया जा सकता है। फिर इस झूठ को इस हद तक फैलाया जाता है कि वो सच लगने लगे। इसके बाद मुख्तलिफ क्रीम्स तैयार की जाती हैं कि ये जिल्द को गोरा करेंगी और इन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। इस मिनी सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ हकाइक और तारीख बयान करूँगा और फिर अपना तज्जिया पेश करूँगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी मौजूदा हालत की जिम्मेदारी कुछ दरे पर्दा कुव्वतें तय करती हैं जो किसी ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर हमारे खिलाफ शायद साजिशें घड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमसे किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक है। ये ख्याल नया नहीं है, माज़ी करीब और माज़ी बईद से ही ये मौजू ज़ेरे बहस है। इन साजिशी नज़रियात के मेन कैरेक्टर्स आम तौर पर ताकतवर ममालिक या यहूदी और सेहूनी लॉबीज़ होते हैं, जिनके ताने बाने इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और उससे पहले नाइट टेम्पलार्स से जोड़े जाते हैं। ये सब आखिर हैं कौन? क्या ये हकीकी कैरेक्टर्स थे या फिक्शन का कोई हिस्सा? इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सन 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग का इख्तिताम हुआ और मुसलमानों के मुकाबले में सलीबियों को फतेह हासिल हुई। यरूशलेम पर यूं तो सलीबियों का कब्जा हो चुका था, मगर मगरबी यूरोप, जिनमें आजकल के फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन के ममालिक शामिल हैं, इनसे ये शहर हज़ारों मील दूर था। ये तमाम रास्ता पहाड़ों, सहराओं और जंगलों पर मुश्तमिल था। आमतौर पर लोग पैदल या घोड़ों पर यह सफ़र तय करते थे, जिसमें महीनों या कई दफ़ा सालों लग जाते थे। इन काफिलों को लूटना बहुत आसान था और मुनाफा बख्श भी। इन सब से निपटने के लिए फ्रेंच आर्मी के कुछ अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर इन काफिलों की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत पेश की और 1120 ईस्वी में नाइट टेम्पलर्स का क़याम वजूद में आया। यरूशलेम में ही शाही महल का एक हिस्सा इस काम के लिए नाइट टेम्पलर्स को दे दिया गया, जहां उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ये शाही महल जिस जगह पर मौजूद था, वहां यहूदियों और सलीबियों का ख्याल था कि किसी ज़माने में हैकले सुलेमानी हुआ करता था। इसी हैकले सुलेमानी की वजह से इन्हें टेम्पलर्स कहा जाने लगा। लफ्ज़ नाइट एक टाइटल होता है जो कि बादशाह वक्त अता करता है।
दोस्तों, अपने क़याम के आगाज़ में नाइट टेम्पलर्स का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो काफ़िले यूरोप और ख़ुसूसन मगरबी यूरोप से यरूशलेम के लिए निकलें, उन काफ़िलों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये ऑर्डर रज़ाकारों पर मुश्तमिल था, जो कि आमतौर पर गरीब लोग होते थे। इनका लोगो एक घोड़ा था जिस पर 2 लोग बैठे हुए दिखाए जाते थे। ये इस बात की गमाज़ी थी कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हर रज़ाकार एक घोड़ा खरीद सके। अपने क़याम के आगाज़ में नाइट टेम्पलर्स सिक्योरिटी गार्ड्स के तर्ज पर काम करते थे। अगर कोई काफ़िला रवाना होता तो ये उसके साथ साथ चलते थे। एक ख़ास मकाम पर नाइट टेम्पलर्स का दूसरा गिरोह ये जिम्मेदारी संभाल लेता था, और फिर तीसरा। इन गार्ड्स की तब्दीलियों के लिए रास्ते में जगह जगह छोटी छोटी चौकियाँ बनाई गईं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ किलों की सूरत इख्तियार कर गईं। इन इक़दामात से राहज़नी के वाक़यात में कमी तो आई, मगर ये वाक़यात मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुए। इसका हल ये निकाला गया कि इन काफ़िलों से कीमती अशिया यानी कि नकदी वगैरह नाइट टेम्पलर्स ने अपनी हिफाजत में रखना शुरू कर दिया, जो सफ़र के इख्तिताम पर इन ज़ायरीन को वापस कर दी जाती थी। इसके लिए नाइट टेम्पलर्स ने एक फ़ीस रख ली, जो ज़ायरीन बखुशी अदा कर दिया करते थे। रफ्ता रफ्ता ये अरेंजमेंट एक बैंकिंग चेन की शक्ल इख्तियार कर गई, और कुछ सालों बाद ये सूरत हाल हो गई कि जब भी ज़ायरीन अपने सफ़र का आगाज़ करते तो अपनी कीमती अशिया नाइट टेम्पलर्स के पास रखवा देते, कुछ फ़ीस पे करते और इन्हें एक ट्रैवलर चेक दे दिया जाता, जिससे ये ज़ायरीन अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी जाकर कैश करवा लेते। वक्त के साथ साथ नाइट टेम्पलर्स के पास पैसे और ताकत की फरावानी हो गई। दोस्तों, नाइट टेम्पलर्स ने इस पैसे को मुख्तलिफ कारोबारों में लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने लोगों को कर्जे देना शुरू कर दिए, और वक्त के साथ साथ इतने मजबूत हो गए कि इस दौर की मुख्तलिफ हुकूमतों को भी सूद पर बड़े बड़े कर्ज फराहम करना शुरू कर दिए। वक्त का पहिया चलता रहा और नाइट टेम्पलर्स मजबूत से मजबूत तर होते गए। पैसे की फरावानी के साथ नाइट टेम्पलर्स ने अपनी फौजी कुव्वत में भी बहुत इजाफा किया और बहुत सारी जंगें जीती। ये जंगें आमतौर पर मजहब के नाम पर लड़ी जाती थी, और मुखालिफ आमतौर पर मुसलमान फौजें ही होती थीं। ये सिलसिला कमोबेश 200 साल तक चलता रहा। अपने अरूज पर नाइट टेम्पलर्स यूरोप के तकरीबन तमाम ही रियासतों से ज्यादा ताकतवर हो गए। अवाम में भी इनका दबदबा, रोब और इनकी इज्जत थी। नाइट टेम्पलर्स की खास बात यह थी कि इनमें शामिल होने के लिए आपको सख्त जान होने के साथ साथ लड़ाई भिड़ाई और जंगी चालों में भी बहुत माहिर होना पड़ता था। इसके अलावा आपको कट्टर मजहबी भी होना पड़ता था। दोस्तों, फिर साल आया 1307 का। दोस्तों, इस दौर में फ्रांस पर बादशाह फिलिप चहारम की हुकूमत थी। मुसलसल सलीबी जंगों और खासकर फ्रांस और इंग्लैंड के माबैन जंगों की वजह से फ्रांस की माशी हालत काफ़ी ख़राब थी। फ्रांस की हुकूमत नाइट टेम्पलर से बहुत से कर्जाजात ले चुकी थी, और अब हालत ये थी कि इस कर्ज के सूद की अदायगी के लिए भी फिलिप चहारम के पास पैसे नहीं थे। नाइट टेम्पलर्स का मुआवजा आप दौरे हाजिर के IMF के साथ कर सकते हैं। इनकी ताकत की वजह से इन्होंने बहुत सारे दुश्मन भी पाल लिए थे, जो इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाया करते थे। फिलिप चहारम ने इस मौके को गनीमत जाना और नाइट टेम्पलर्स को तबाह करने के लिए इन पर शब खून मार दिया। बहुत सारे लोगों को बगैर किसी तहकीक के मार दिया गया या जिला वतन कर दिया गया। नाइट टेम्पलर्स की सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया, और यूं ही कुछ ही महीनों में नाइट टेम्पलर्स का तकरीबन मुकम्मल खात्मा हो गया। इस ऑर्डर के कुछ ही दर्जन अफराद जिंदा बचे, जिन्हें पुर्तगाल और स्कॉटलैंड ने पनाह दी। अपनी बाकी मानदा जिंदगी इन लोगों ने किस तरह गुजारी, इस हवाले से हमें तारीख में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। बहरतौर, अपने अरूज के दौर में नाइट टेम्पलर्स की तामीर करदा इमारतें, किले और गिरजाघर आज भी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में देखे जा सकते हैं। यूरोप, ख़ुसूसन मगरबी यूरोप में मेडिवल दौर का खात्मा हुआ तो आपस की जंगों से तबाहशुदा ममालिक ने अपनी अपनी रियासतों की तामीर नौ के बारे में सोचा। इल्म की शमा यूरोप पहुंच चुकी थी, और कुछ ही सालों बाद सनती इनकलाब यूरोप की दहलीज पर दस्तक देने को तैयार था। इस वक्त ज़रूरत थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले जो रियासतें माहिर फौजी खरीदती थीं ताकि जंगें लड़ी जा सकें, अब उन्हीं रियासतों ने अपनी तरजीहात बदलकर आला कारकर्दगी के हामिल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्लानर्स और बढ़ई खरीदना शुरू कर दिए।
ताकि मुल्क भर में सड़कों, नहरों और इमारत का जाल बिछाया जा सके। इन आला हुनरमंद अफराद की मांग हजारों किलोमीटर दूर तक थी। आपको अंदाजा है कि इस जमाने में कोई शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या फिंगरप्रिंट्स तो होते नहीं थे। तो दोस्तों, आमतौर पर यह होता था कि ऐसे लोगों से जब किसी किस्म का मुआहिदा तय पाया जाता था तो इन्हें शनाख्त के लिए कोई कोड दिया जाता था जो उन्होंने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर बताना होता था, या फिर कोई कागज दिया जाता जिस पर कोई पैगाम लिखा होता या कोई तस्वीर बनी होती जो इनकी शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल होती। दोस्तों, इस दौर में इन तमाम कारीगर अफराद को मेसन या उर्दू में तर्जमा करें तो मिस्त्री कहा जाता था। चूंकि आमतौर पर ये अफराद किसी इदारे या खास हुकूमत के लिए काम नहीं करते थे बल्कि फ्री लांसर्स थे, तो इसी मुनासबत से ऐसे लोगों को फ्री मेसन कहा जाने लगा। चूंकि फ्री मेसन्स को कई दफ़ा हज़ारों मीलों का फासला तय करके मंजिल मकसूद पर पहुंचना होता था, तो मुख्तलिफ हुकूमतों ने रास्तों में इनकी आराम के लिए मुख्तलिफ सराएं तामीर की जिन्हें लॉजेस कहा जाता था। इन सरायों या लॉजेस में आमतौर पर फ्री मेसन्स ठहरते थे, इसलिए इन्हें फ्री मेसन लॉजेस कहा जाने लगा। ये बात है 15वीं सदी ईस्वी की। देखते ही देखते पूरी दुनिया में बिलउमूम और यूरोप में बिलखसूस ऐसी फ्री मेसन लॉजेस का एक जाल सा बिछ गया। इस सीरीज की पहली किस्त में मैं नाइट टेम्पलर्स के बारे में तफसील से बता चुका हूँ। इससे कुछ ही साल पहले मुख्तलिफ हुकूमत ने नाइट टेम्पलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करके इनका सफाया कर दिया था, लेकिन जो लोग खुशकिस्मती से बच गए इनमें से बहुत सारे अफराद हुनरमंद थे और कुछ नाइट टेम्पलर्स ने बाद में कोई खास हुनर हासिल किया। इस बात पर तारीखदान मुत्तफिक हैं कि इन बचे हुए नाइट टेम्पलर्स में से कुछ लोगों ने फ्री मेसन्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूरोप में इल्म की शमा नई नई रोशन हुई थी, लेकिन चर्च इस बात को एक्सेप्ट करने को कतई तौर पर तैयार नहीं था। नए नए साइंसी उलूम वजूद में आ रहे थे, नए नए साइंसी कवानीन दरियाफ्त किए जा रहे थे जो कि चर्च की तालीम से मुताबिकत नहीं रखते थे। इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत तंग थी जो सवाल पूछने और जवाब ढूंढना चाहते थे। इसकी एक बहुत मशहूर ज़माना मिसाल गैलीलियो है, जिसने ये दरियाफ्त किया कि ज़मीन इस निज़ाम शमसी का महवर नहीं बल्कि सूरज एक मरकज़ है जिसके इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है। इस सच की पादाश में दोस्तों, गैलीलियो का जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कैद में गुजरा, क्योंकि ये हकीकत चर्च की तालीम के खिलाफ थी। खैर, वापस चलते हैं फ्री मेसन्स की तरफ। ये हुनरमंद अफराद तालीम याफ्ता थे और ज़हीन भी। इनके जहनों में भी इस तरह के बहुत से सवालात थे जो ये सरेआम नहीं पूछ सकते थे। ऐसे वक्त में इन फ्री मेसन लॉजेस ने ऐसे लोगों के लिए तालीम गाह का काम किया। ये सर्दियों की सख्त और ठिठुरती रातों में इन लॉजेस के लिविंग रूम में आग सेकते हुए एक दूसरे से इस तरह के सवालात करते थे और जवाबात ढूंढने की कोशिश करते थे। बहरहाल, इन सवालात का जवाब खोजने से पहले ये एक दूसरे से अहद लेते थे कि इन नशिस्तों का जिक्र बाहर आम लोगों से नहीं किया जाएगा कि कहीं चर्च को पता ना लग जाए। बहरहाल, ये बात कब तक छुप सकती थी? आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होना शुरू हो गई कि शायद इन लॉजेस में फ्री मेसन्स साजिशें करते हैं ताकि हुकूमत या चर्च को गिराया जा सके। इन अफवाहों को चर्च ने भी खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि सवालात और जवाबात चर्च की तालीम के बिल्कुल बरअक्स होते थे और चर्च को खतरा था कि उनकी ताकत और दौलत इस वजह से कमज़ोर ना पड़ जाए। वक्त के साथ साथ ये लॉजेस उस वक्त के क्लब्स की शक्ल इख्तियार कर गए, जहां माशरे के बाशऊर लोग इकट्ठा होते थे और इन मौज़ूआत पर बहस करते थे जो शायद आम लोगों के सामने मायूब समझे जाते। अपनी हिफाजत के पेश नज़र मुख्तलिफ लॉजेस ने अपने मेंबर्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के कोड्स मुतारिफ करवाए जो ख़ास अल्फाज या मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में हो सकते थे। इन मीटिंग्स को बहुत ही खुफिया रखा जाता था। आमतौर पर इन हाजरीन को अहद करना पड़ता था कि वो इन मीटिंग्स की किसी बात को पब्लिक नहीं करेंगे। शायद ऐसे भी कुछ वाक़यात हुए जब कुछ लोगों ने इस अहद की पासदारी नहीं की और इस वजह से शायद इन्हें नताइज भी भुगतना पड़े। दोस्तों, आज भी दुनिया भर में हज़ारों फ्री मेसन लॉजेस मौजूद हैं जहां पर लोग अब भी इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं।
कई सौ साला रवायत को कायम रखते हुए अब भी कई फ्री मेसन लॉजेस अपने मेंबर्स से अहद लेती हैं कि लॉजेस के अंदर हुई किसी नशिस्त की खबर बाहर की दुनिया को नहीं दी जाएगी और इस सारे काम को सीक्रेट रखा जाएगा। मगर आमतौर पर ये एक सेरेमोनियल किस्म का अहद ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जर्मनी का एक रीजन या इलाका है बवेरिया। वहाँ पर रहने वाले एक प्रोफेसर जिनका नाम एडम वाइसहॉफ था, उनको एक खतरनाक मर्ज लाहिक था और ये मर्ज था सोचने का, सवाल करने का। यूरोप में सनती इनकलाब की आमद थी, लेकिन चर्च हमेशा की तरह बहुत ताकतवर था। वो माशरे में ऐसे अफराद को बर्दाश्त नहीं करता था जो सवाल करें, और खासकर वो सवालात जिनके जवाबात शायद चर्च की तालीमात से मेल ना खाते हों। फ्रीमेसन लॉजेस का एक वसीओ अरीज नेटवर्क बहरहाल मौजूद था, जहां पर इस प्रोफेसर जैसे कुछ सरफिरे मुख्तलिफ सवालों के जवाबात ढूंढते फिर रहे थे। मगर ये लॉजेस हुक्मरानों और चर्च की नज़रों में आ चुके थे, इसलिए यहाँ पर ऐसे लोग हमेशा मौजूद होते थे जो दरे पर्दा हुकूमत और चर्च के पेरोल पर काम करते थे। जब इन सवालों की नौइयत एक खास मयार से ज्यादा हो जाती थी तो ये लोग इस बात की खबर हुकूमत या चर्च को पहुंचा देते। अगर चर्च ये समझता कि ये सवालात मुस्तकबिल में खतरनाक नताइज के हामिल हो सकते हैं तो ऐसी आवाज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से चुप करवा दिया जाता। इन सारे अवामिल को देखते हुए वाइसहॉफ ने तकरीबन फ्री मेसनरी के तर्ज पर एक सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस सोसाइटी का लोगो या साइन था एक छोटा सा उल्लू। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को यूरोप में जहानत की निशानी समझा जाता था। इसकी वजह रोमन मिथोलॉजी का एक किस्सा था कि इनकी एक देवी एथिना, जो जहानत या विजडम की देवी कहलाई जाती है, उसके पास एक छोटा सा उल्लू था। खैर, सन 1776 में इस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई और इसके इब्तदाई अरकान में वाइसहॉफ और उसके कुछ शागिर्द शामिल थे। सोसाइटी को बवेरियन इल्यूमिनाटी का नाम दिया गया, जो बाद में मुख्तसर होकर इल्यूमिनाटी रह गया। इल्यूमिनाटी का मतलब है लाइट या रोशनी। ये सोसाइटी या क्लब रोशन ख्याल लोगों का एक गिरोह था जो घंटों बैठकर किसी ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते जो सवाल शायद माशरे में आमतौर पर मायूब तस्वर होता। वक्त के साथ साथ उस दौर के कुछ जिद्दत पसंद और ताकतवर लोग इस सोसाइटी का हिस्सा बनते गए। खैर, ये बात कब तक छुप सकती थी? कुछ ही सालों में अरबाब इख्तियार को इस सोसाइटी की खबर हो गई और फिर इन लोगों का वही अंजाम हुआ जो मुर्दा माशरों में किसी जिंदा मखलूक का हो सकता है, यानी कि इनकी आवाज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से दबा दिया गया। फ्री मेसन्स की तरह ही इस सोसाइटी की खुफिया मीटिंग्स हुआ करती थी और मेंबर्स से हल्फ लिया जाता था कि इन मीटिंग्स का जिक्र कभी भी और कहीं भी नहीं किया जाएगा। मेंबर्स को खुफिया कोड्स, पासवर्ड्स और निशानात दिए जाते जिन्हें सिर्फ सोसाइटी का कोई खास मेंबर ही डिकोड कर सकता था या समझ सकता था। इन सारे इकदामात का मकसद अपनी और सोसाइटी की हिफाजत था। बहरहाल, इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप लेने के लिए बुनियादी शर्त ये थी कि आप औरत ना हो, आप यहूदी ना हो, किसी और सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर ना हो और आपका ताल्लुक चर्च से ना हो। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एक तरफ इल्यूमिनाटी अपना एक मुतवाज़ी सिस्टम लाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ फ्री मेसन्स भी पूरे जोर शोर से उमरा और ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में मसरूफ थे। एक दूसरे से सबकत ले जाने और अंदरूनी सियासत की वजह से इल्यूमिनाटी जल्द ही हुकूमत वक्त और चर्च की नजर में आ गए। फ्री मेसनरी को बने हुए 400 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था, मगर फिर इक़्तिदार आला ने इस इलाके से यानी कि बवेरिया के इलाके से इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स का खात्मा कर दिया। इन हुकूमती इक़दामात से फ्री मेसन को कोई खास फर्क ना पड़ा क्योंकि उनका नेटवर्क तकरीबन पूरी दुनिया में कामयाबी से चल रहा था, मगर इल्यूमिनाटी की कमर टूट गई। जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी या इसमें शमूलियत इख्तियार की वो मुट्ठी भर ही थे और इस ऑपरेशन के बाद तारीख हमें इन लोगों के बारे में कुछ भी बताने से कासिर है। बहरतौर कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इल्यूमिनाटी इस ऑपरेशन के बाद ज़ेरे ज़मीन चली गई और बाद अज़ां उन्होंने
इनकलाब फ्रांस में किरदार अदा किया। इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स को कुचलने के लिए चर्च ने मजहब कार्ड खेलने के साथ साथ कुछ और भी मजहका खेज इल्जामात लगाए। मसलन इन सोसाइटीज और इन लॉजेस में जादू टोना होता है वगैरह वगैरह। और हैरान कुन तौर पर इन इकदामात को अवामी तायीद भी हासिल थी। यूं तो इल्यूमिनाटी सोसाइटी के मेंबरान की तादाद दर्जनों या शायद सैकड़ों में थी, मगर इससे फ्री मेसन्स और नाइट टेम्पलर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा शोहरत मिली। हालांकि फ्री मेसन्स और नाइट टेम्पलर्स के मेंबर्स की तादाद अपने अदवार में लाखों में थी। इसकी कई वजूहात थी। शायद सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये सोसाइटी सिर्फ चंद सौ साल पहले वजूद में आई। इस वक्त तक यूरोप में इल्म का सैलाब दाखिल हो चुका था और इसके सामने बंद बांधना किसी के हाथ में नहीं। दूसरी वजह शायद ये थी कि ये तमाम ही अफराद जो इसके मेंबर्स थे आला ओहदों पर फाइज थे, अपने जमाने के सबसे ज्यादा ज़हीन और ताकतवर अफराद थे और आम तौर पर ऐसे लोगों के वाकयात तारीख में महफूज कर लिए जाते। इनकी शोहरत में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। 20वीं सदी ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो नित नए मौजूआत पर फिल्में बनना शुरू हुई। ऐसा ही एक मौजू सीक्रेट सोसाइटीज के हवाले से फिल्म साजों के हाथ लगा। इन मौजूआत पर लोगों को फिल्में पसंद आईं तो गोया फिल्म साजों और नावल निगारों में एक दौड़ लग गई। झूठी कहानियों और किस्सों को हवा दी गई ताकि अवाम से ज्यादा माली फायदा उठाया जा सके। ये फार्मूला बहुत कामयाब रहा। इन किस्से, कहानियों और फिल्मों के ज़ेरे असर हमारे रूहानी और मजहबी पेशवाओं ने भी हमारी हालत का जिम्मेदार इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज को ठहराना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुरान करीम में फरमाया गया है कि यहूद व नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इन तालीमात को बगैर सयाको सबाब के पेश किया गया और इन आयात को सच्चा साबित करने के लिए इन सोसाइटीज की मिसाल बतौर दलाइल पेश की जाने लगी। एक खास हद के बाद ये दलाइल अपने मुआशी फायदे के लिए इस्तेमाल किए गए और अब भी किए जा रहे हैं। नए नए कारोबार वजूद में आए और खूब पनपे भी, जिनकी बुनियाद सिर्फ इस बात पर कायम है कि तमाम तर मुआशरती और इखलाकी बुराइयों की जड़ ये सोसाइटीज या इस तरह के ग्रोह हैं। मुस्लिम दुनिया के तनाजुर में बिलउमूम और पाकिस्तानी माशरे के तनाजुर में बिलखसूस हमें बचपन से ये सिखाया जाता रहा है और समझाया जाता रहा है कि चूंकि खुदा ने मुसलमानों और खसूसन पाकिस्तानियों को इसलिए पैदा किया है कि हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे, और इस बात का इदराक मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों खसूसन यहूदो नसारा को भी है, इसलिए कदम कदम पर हमारी तरक्की में रोड़े अटकाए जाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक फिनोमेना होता है जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहा जाता है। आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं जो कि बहुत महंगी है और आपकी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि ये गाड़ी खरीदी जाए। अगली सुबह जब आप अपने दफ्तर के लिए रवाना होते हैं तो आपको अपनी गाड़ी जैसी बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पर नजर आना शुरू हो जाती हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाल ही में बहुत सारे लोगों ने आप जैसी गाड़ी ले ली। हालांकि ये गाड़ियां सड़कों पर हमेशा से मौजूद थीं, मगर आपके जहन ने कभी इतना गौर नहीं था किया। यह है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इस तरह कभी कभार जब आपको ये बताया जाए कि किसी खास ग्रोह ने कोई खास काम किया है और अगर उस वक्त आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ एक खास मंसूबे और ख़ास किस्म की साजिश के तहत ही हो रहा है, तो फिर आप भी फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का शिकार होकर शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आपकी मुआशरती, मुआशी, सियासी और समाजी हालत की जिम्मेदार कोई यहूदी साजिश है। दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी इल्यूजन फिनोमेना का इदराक इक़्तिदार में बैठे हुए ईवानों, मस्जिद के मेंबर पर बैठे हुए मौलवियों, दफ्तर में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और एसी गाड़ी में बैठे हुए नाम नहाद उलमा को अच्छी तरह है। इस
फ्रीक्वेंसी इल्यूजन फिनोमेना का इस्तेमाल वो अच्छी तरह करते हैं ताकि इनके इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। मस्जिदों के चंदा बक्स हमेशा भरे रहें, दफ्तरों में ब्यूरोक्रेट्स के लिए माहौल हमेशा साजगार रहे और उलमा के लिए नई गाड़ियों का एसी हमेशा ठंडक पहुंचाता रहे। दोस्तों, साहिबे इक़्तिदार लोग, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IMF और इन जैसे बहुत सारे और इदारे इस हद तक तो साजिश कर सकते हैं कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी फ़र्द, किसी गिरोह, किसी पार्टी या किसी रियासत को नुकसान पहुंचाएं। मगर कारोबार का यही मुरवजा असूल है। बहर तौर ये छोटी मोटी या बड़ी साजिशें आमतौर पर किसी खास मजहब या फ़िरके के लिए नहीं की जाती, अनलेस इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा और ताकत का हसूल इन्वॉल्व हो। दोस्तों, हम जिस वक्त और जिस दुनिया में जी रहे हैं ये बहुत सुकड़ चुकी है। अब हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हैं। जिंदा वही रहेगा जो compete कर सकेगा और हकीकत पसंद होगा। जो ख्वाबों में रहेगा उसका अंजाम वही होगा जो हमसे पहले बेशुमार अक़वाम का हुआ, जिनका जिक्र सिर्फ तारीख के कूड़ेदान में मिलता है और अब इन अक़वाम का कोई वजूद नहीं है। मुझसे इख्तिलाफ आपका हक है, मगर मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये तमाम लोग, चाहे वो नाइट टेम्पलर्स थे, फ्री मेसन्स थे या इल्यूमिनाटी थे, मेरी नज़र में ये लोग हीरोज़ हैं। इन्हीं की कुर्बानियों और जदोजहद की बदौलत ज़हनों में सवालात उठे। ये वो लोग थे जिन्होंने इल्म की शमा को जलाए रखा। मेरी राय ये है कि इन्हीं की बदौलत आपको दुनिया में तरक्की नज़र आ रही है। फ़लसफ़ा, मज़हब, साइंस, मुआशियात और अखलाकियात के बारे में इन्हीं लॉजेस और क्लब्स में बहस हुई और लोग नताइज तक पहुँचे जिन्होंने इस ज़मीन पर बिलउमूम और यूरोप में बिलखसूस तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अगर ये लोग ना होते तो शायद आज भी हम 1000 साल पुरानी दुनिया में जी रहे होते। मेरे मुताबिक इन लॉजेस और क्लब्स ने इस वक्त की तजुर्बागाहों या थिंक टैंक्स का किरदार अदा किया। ये सारी जगह अपने वक्त के क्लासरूम्स और दर्सगाहें थीं। इन किस्से और कहानियों से हमें ये नसीहत भी मिलती है कि जुल्म और जबर जितना भी हो, आप इल्म की शमा को बुझा नहीं सकते। हाँ, आप जुल्म के साथ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल जरूर बना सकते हैं, मगर मंजिल बदल नहीं सकते। इल्म और जहालत की ये मुसलसल जंग हजारों लाखों सालों से जारी है और रहेगी, मगर फतह हमेशा इल्म और सच की ही होगी। अगर एक ऐसी जगह जहां तकरीबन 25 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर आपको 1 किलो खालिस दूध ना मिल सके, जहां आपको इस बात का यकीन नहीं कि आपने हजारों लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चे की बीमारी के लिए जो दवाइयां खरीदी हैं वो असली भी हैं या नहीं, जहां खाना खाते हुए आपको ये यकीन ना हो कि जो गोश्त आप खा रहे हैं वो हलाल किया गया था या मुर्दार था, जहां करप्शन की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आम लोगों का नजरिया ये हो कि चले खाता है तो लगाता भी तो है, जहां ये मेंटालिटी प्रिवेल करती हो कि रिश्वत और कमीशन लेना ठीक है क्योंकि हर साल रमज़ान के महीने में हाजी साहब उम्रा करके अपने गुनाह बख्शवा लेते हैं, जहां मुनाफिकत इतनी हो कि माशरे में जुल्म और जबर के जायज़ होने की जस्टिफिकेशन आप कुरान और अहादीस की रोशनी में देते हो, वहां किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात इसी वजह से हैं कि आप सोच सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा।
السلام علیکم.